नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आज हम एचएट के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के पार्ट 3 को लेकर के आ गए हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख करके आएँ, ताकि उनको ये पूरा कंप्लीट पेपर जो है वो मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 जो है हमारा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म शोज। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर हम जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप मनी मार्केट से जब गुड्स मार्केट में जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि मनी मार्केट का जो इफेक्ट है वो गुड्स मार्केट पे आ गया, यानी कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है वहां यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान करना है, जब आप एक मार्केट से, जैसे आप फैक्टर मार्केट की बात करें, आप जो है वो गुड्स मार्केट की बात करें, आप जो है वो मनी मार्केट की बात करें, आप जो है वो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो जब गुड्स मार्केट से या मनी मार्केट से जब आप दूसरी मार्केट में स्विच कर जाते हैं, यानी कि एक मार्केट का इफेक्ट जब दूसरे मार्केट पे पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। यहाँ हम देख लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। नो, ये नहीं आएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट, यस। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ जो है मनी मार्केट और गुड्स मार्केट की रिलेशनशिप की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या कहता है? सपोज देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल, ए डिक्रीज इन टैक्सेस जो है वो क्या कह रहा है? देखिए आपको पता ही है कि जो आपकी सप्लाई है ना, वो आपकी वर्टिकल है, और आपका जो डिमांड है वो आपका जो है एग्रीगेट डिमांड ये है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ये है, तो आपका प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि टैक्स जो है उसको कम कर दिया जाता है। जब टैक्स को कम करोगे तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो आपके प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगी। पी से P1 हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज होएगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। ये ध्यान करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, हैज नो इफेक्ट ऑन द प्राइस। यस, इफेक्ट तो करेगा ना, प्राइस इंक्रीज होगा, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज रियल आउटपुट, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज द प्राइस लेवल, यस, बट हैज नो इफेक्ट ऑन रियल आउटपुट, यस। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ राइट हो जाता है दोस्तों, कि कीमत स्तर तो बढ़ेगा किंतु वास्तविक उत्पादन अप्रभावित रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 132 जो है वो क्या कहता है? कहता है व्हाट आर द रीजन फॉर रिसेंट डेप्रिसिएशन इन रुपीज। ये तो 2018 की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 2018 में भी रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, और अभी भी आप 2026 में जो देखते हैं, यहाँ भी जो है डेप्रिसिएशन ऑफ मनी जो है, हमारा रुपी जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ 2018 वाले पेपर की बात कर रहे हैं, तो एफपीआई जो है वो आउटफ्लो हुआ। आज भी, अभी भी 2026 में एफपीआई जो है आपका, एफआईआई, एफपीआई जो है, एफटीआई जो है वो आउटफ्लो हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ट्रेड वार बिटवीन यूएस से, यहाँ चाइना ना होकर के यहाँ आप देख रहे हैं ईरान इजराइल के जो युद्ध हैं, ठीक है, रसिया यूक्रेन के जो युद्ध है, जिसकी वजह से जो है जियोपॉलिटिकल वार्स जो हो गए हैं, ठीक है, वो है। और क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो बॉयल कर रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। 2026 के सिनेरियो में भी आप जो है यही 4 से 5 जो है कारण देखोगे, जिसकी वजह से रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो लगातार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि एफपीआई जो है वो आउटफ्लो कर रहा है, फिजिकल डेफिसिट, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द लाफो कर्व एज द रेट इंक्रीजेस। ठीक है ना, 1 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लाफर कर्व एज द टैक्स रेट इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। तो जब हम लाफर कर्व को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर टैक्स रेट होता है और यहाँ टैक्स रेवेन्यू को ले जाता है। ठीक है, और ये लाफर कर्व है, जहां पर ये लाफर कर्व में मैक्सिमम जो है आपका रेवेन्यू होता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि शुरुआत में जैसे जैसे लाफर
कर्व में टैक्स रेट को बढ़ाया, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही टैक्स रेट और बढ़ेगी अब यहाँ से, तो रेवेन्यू जो है वो कम होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। इसको और आगे तक लेकर के आएंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो यहाँ आना शुरू हो गया है। यानी कि हम ये कहेंगे कि शुरुआत में फर्स्ट इनिशियली जो है वो इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा, पहले बढ़ेगा तत्पश्चात घटेगा। लाफर कर्व में आप ये ध्यान करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 जो है वो कहता है व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2001 एंड 11। तो दोस्तों अब हम 2026 की भी देखेंगे, ठीक है। तो 2001 में जो था वो था आपका 325 और 2011 जो था उसमें था आपका 382, ठीक है। और 2026 में जो आपका है वो है 497, ठीक है ना, 497। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका आंसर आपका आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए 135 कहता है इन 2018 सितंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कस्टम ड्यूटी ऑन मैनी लग्जरी आइटम्स, ठीक है ना। तो 2018 में सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई किया, बढ़ाया कस्टम ड्यूटी को मैनी लग्जरी आइटम पर। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब हुआ कि वो कैपिटल अकाउंट जो डेफिसिट है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है वो लग्जरी आइटम को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम वहां इंपोर्ट करेंगे तो हमारा मनी बाहर जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी लगाने से क्या हुआ कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कंट्रोलिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, क्योंकि हम बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं, हमारे करेंसी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, दूसरी करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट करती है और उसके विपरीत जो है हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कंट्रोलिंग आउटफ्लो ऑफ डॉलर, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हमारा डॉलर है वो बाहर जाएगा तो वो भी हम जो है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज जो है आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, देखिए कहता है व्हाट इज द लॉस ऑफ फ्री ट्रेड। आपने फ्री ट्रेड के हमेशा फायदे तो देखे होंगे, क्या आपने इसके नुकसान भी पढ़े हैं? व्हाट इज द लॉस? तो आप देखेंगे कि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो छोटी छोटी स्मॉल जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बड़ी बाहर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रही होती है, जिस वजह से वो अपना माल जो है वो बहुत सस्ते दामों पे बेच सकती है। लेकिन जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। इस वजह से जो डोमेस्टिकली जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वो फ्री ट्रेड में जो है वो क्रैश कर जाती हैं, उनको नुकसान होता है, वो बंद हो जाती हैं। इसलिए इन्फेंट इंडस्ट्री पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ये फ्री ट्रेड का एक लॉस है। एडवर्स इफेक्ट पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे, यस, क्योंकि आप एक कंट्री को किसी एक वस्तु को बनाने में जो है वो स्पेशलाइजेशन हो सकता है, किसी दूसरी कंट्री को कुछ दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन हो सकता है। उस वजह से वो कंट्री जो है उस प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करेगी, यानी कि वो कंट्री सिर्फ और सिर्फ वो एक प्रोडक्ट बना पाएगी, इधर से वो दूसरी कंट्री जो है वो एक प्रोडक्ट बना पाएगी। यानी कि दोनों कंट्री एक एक बना करके आपस में ट्रेड कर रही है, लेकिन दोनों कंट्री दोनों नहीं बना रही हैं। इसका मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो वहाँ पॉसिबल नहीं है। कंट्रीज जो है वो एक ही प्रोडक्ट पर जो जा करके डिपेंडेंट हो जाती हैं, इसलिए ये जो है फ्री ट्रेड का एक लॉस है, आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो तीसरा कहता है इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल, यस, फॉरेन कैपिटल का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि पहला भी आपका जो है वो आंसर सही बन रहा है, दूसरा भी और तीसरा भी। फिर है लॉस टू कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का लॉस जो है वो नहीं है, कंज्यूमर तो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कहेंगे 1 2 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम अंडर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं और पब्लिक सेक्टर पीएसयू से भी जो भी प्रॉफिट आता है वो आपका आता है रेवेन्यू रिसीट में, ठीक है ना, क्योंकि दो ही बजट में दो ही चीजें हैं आपकी, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक आपका कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी लागत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आए। जैसे सपोज कीजिए कि
आप ये देखते हैं कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो हाइक हो गए हैं, ठीक है ना। ऑयल प्राइसेस हाइक होने की वजह से क्या हुआ कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए महंगा बन रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपके लिए महंगा बन रहा है, इसका मतलब आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लागत ज़्यादा आएगी, लागत ज़्यादा आएगी तो आप उसके प्राइस जो है वो ज़्यादा रखेंगे। आप उसके प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो प्राइस के बढ़ने को हम महंगाई कह देते हैं। लेकिन वो प्राइस बढ़े किस वजह से? क्योंकि आपको लागत ज़्यादा आई, इसलिए लागत के बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और वो कब बढ़ती है? जब आपको या तो आप जो है आपके जो मजदूर हैं, फैक्टर्स हैं, उनकी वेजेज बढ़ जाती हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। या आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, उस वजह से आपका, यानी कि हम ये कहेंगे कि इनपुट जो भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट अगर बढ़ती है, जो इनपुट है उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेज आर डिक्रीज, अगर इंक्रीज होता तो ठीक हो जाता। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ना कि आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है ना। ये डिक्रीज होता तो भी हो जाता। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज, यस, ठीक है ना। जो इनपुट यूज हो रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए ऑल एंट्री इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड कलेक्टिवली सम टू, ठीक है ना। आपको ये ध्यान करना है जब भी हम बात करते हैं ऑल एंट्रीज की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो सीधी सीधी बात है, जब हम अकाउंटेंट व्यू को देखते हैं, अकाउंटिंग सेंस को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें टू साइड होती है, वन डेबिट और वन क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट जो है ऑलवेज इक्वल टू होती है, यानी कि इनका सम जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जीरो जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 जो है वो क्या कहता है, कहता है इफ राम बाइज ए नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि अगर राम जो है नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट को परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। तो डायरेक्ट सी बात है बच्चों कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना सर्टिफिकेट बेच रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट को जो है उसके ऊपर ब्याज रिपे करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो उसको दे रही है। सेविंग सर्टिफिकेट जब राम वापिस गवर्नमेंट को देगा तो गवर्नमेंट को वो पैसे राम को ब्याज के साथ वापिस करने हैं, ठीक है। तो जो आप उधार लेते हैं, बोरोइंग आप जब करते हैं, जो बोरो करते हैं आप, तो बोरो जब आप करते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, ये आपको ध्यान करना है। अगर आप लोन देते हैं तो वो आपके लिए एसेट का काम करता है। जब आप लोन ले रहे हैं, यानी कि आप ये कहें कि उधार ले रहे हैं, तो उधार लेंगे हम, तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन द अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 जो है वो कहता है प्राइस रिजिडिटी। और प्राइस रिजिडिटी जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं किंग्ड डिमांड करो, ठीक है ना, किंग्ड डिमांड करो, ठीक है। किंग डिमांड थ्योरी जो कि दी थी पॉल सूजी ने, ठीक है, पॉल सूजी, ठीक है। और ये आप पढ़ते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप ये पढ़ते हैं ओलिगोपोली मार्केट में आप किंग डिमांड थ्योरी को पढ़ते हैं जो पॉल सूजी द्वारा दी गई है, और ये इम्परफेक्टनेस ऑफ मार्केट की बात करता है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है विच आइटम आर कॉल्ड द इनविजिबल आइटम ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। तो आपको ध्यान है जब हम पढ़ते हैं बीओपी तो हम पढ़ते हैं एक करंट अकाउंट और एक हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट। जब हम करंट अकाउंट को पढ़ते हैं वहां हम पढ़ते हैं विजिबल, इनविजिबल एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो विजिबल में हम पढ़ते हैं गुड्स का जो सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स होते हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और इनविजिबल में हम पढ़ते हैं जो हमारी सेवाएं होती हैं, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ठीक है ना, इन सभी चीजों को। तो जहां आपको ये सर्विसेज दिख रही है तो आपका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि भाई
बैंकिंग सर्विस, शिपिंग सर्विस और इंश्योरेंस सर्विस जो है ये तो इनविजिबल है ही है ना, ये तो पक्का है। अब आपका जो बनता है वो बनता है कि इनकम फ्रॉम टूरिज्म एक्टिविटीज, क्या ये भी इनविजिबल आइटम है? हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप टूरिस्ट को घुमा रहे हैं, उनको जो है वो बता रहे हैं कि हमारे देश में ये चीजें हैं, यानी कि आप गाइड का काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, ना कि आप उनको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो कोई चीजों को परचेज नहीं कर रहे। अगर वो यहाँ पे कोई पोर्ट को परचेज करते, वो कोई चेयर परचेज करते, वो कोई कैमरा परचेज करते, वो कुछ लैपटॉप परचेज करते, तो वो नहीं आता। यहाँ वो क्या कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं, तो ये भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 1 2 3 4 सारे आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है, इफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 5:1 देन व्हाट विल बी द कैपिटल कोफिशिएंट। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो कैपिटल कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि आपका जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना, कैपिटल आउटपुट, ठीक है ना। तो 5 × 1 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2018 रिलीज बाय। तो MPI जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो UNDP एंड OPHI जो है ये पब्लिश करते हैं, ठीक है ना। 2010 से ये दोनों मिलकर के पब्लिश कर रहे हैं, ये आप ध्यान कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द ISLM फ्रेमवर्क एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए ISLM की जब हम बात करते हैं तो IS का मतलब होता है कि आप गुड मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि गुड्स मार्केट की बात कर रहे हैं, और LM की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप मॉनेटरी मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो IS यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग, LM यानी कि लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि आप गुड्स मार्केट और मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, जो कि केंजियन फ्रेमवर्क है। और इसमें आप जब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। ये तो डेफिनेटली आपने देखा हुआ है कि अगर आप ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि C बार को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इनकम बढ़ने से आपका जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब आपकी जो मनी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, है ना। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब आप जो है ज्यादा मनी की डिमांड करेंगे, ठीक है। इधर से आपकी मनी सप्लाई को कांस्टेंट माना हुआ है और ये मनी की डिमांड थी, और अब मनी की डिमांड आपकी बढ़ गई है, इस वजह से आपका यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि इनकम भी बढ़ेगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बोथ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 146 जो है वो क्या कहता है, द अनएम्प्लॉयमेंट इन द केंजियन मॉडल इज कॉल्ड बाय। जब भी केंज की बात आती है और केंजियन मॉडल की बात आती है तब हम याद करते हैं कि वो एग्रीगेट डिमांड की बात आती है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी, केंज कहता है कि एग्रीगेट डिमांड की कमी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। यानी कि वो कहता है कि मार्केट की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, कहता है कि इकोनॉमी के अंदर इतनी सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि डिमांड डेफिशिएंसी जो है वहां पर पाई जाती है, यानी कि डिमांड की कमी वहां पर जो है वो पाई जाती है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि वो ये कहता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो लोग जो है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फैक्ट्रियां लगाएंगे और सप्लाई साइड को मजबूत करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 147 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी इज। ये सारी की सारी जो रिफाइनरी आप देख रहे हैं बहुत ही जानी मानी रिफाइनरीज हैं। प्रेगुआना रिफाइनरीज, SK एनर्जी जो है रिफाइनरी है, रुआस रिफाइनरी है, लेकिन इनमें सबसे लार्जेस्ट और एक ही समय पे जो रिफाइनरी आप कहते हैं वो है हमारी जामनगर की रिफाइनरी, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये आपकी रिलायंस इंडस्ट्री की है, ये ध्यान कर लेना, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है ना, से संबंधित जो आपकी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 148th क्वेश्चन जो है वो कहता है, द नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मस्ट बी इक्वल टू।
नेट फैक्ट्री इनकम। तो फैक्ट्री इनकम है तो सीधी सी बात है फैक्टर कॉस्ट पे जाएगा। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है तो डोमेस्टिकली आएगा, है ना। तो जब हम कर्मचारियों की पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय यानी कि आप COE, ठीक है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस आप ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम को पढ़ते हैं इनकम मेथड में, तो आप पहुंचते हैं NDPFC पर, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 149th क्वेश्चन जो हो गया, कहता है डिफरेंट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर फार्मर्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेस हाउसेज आर रिलेटेड टू। ठीक है, कहता है कि घरों के लिए अलग बिल की दरें हैं, अलग रेट हैं, किसानों के लिए अलग रेट हैं और इंडस्ट्रीज के लिए अलग रेट हैं। तो ये क्या है? तो आपको पता है दोस्तों, जब हम मोनोपोली को पढ़ते हैं तो मोनोपोली को पढ़ते टाइम हम ये कहते हैं कि मोनोपोली के अंदर जो है एक वो मोनोपोलिस्ट जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम चीज के लिए अलग अलग चार्ज कर सकता है, अलग अलग कीमत तय कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। ठीक है, तो क्योंकि ये अलग अलग कीमतें ली जा रही हैं, ठीक है ना, सेम चीज के लिए अलग अलग कीमतें, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमतें ली जा रही हैं, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 जो है वो क्या कहता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये स्टेटमेंट जो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। AN कैरनक्रॉस जो है इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था, जब ये कहता है कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो बहुत डेवलप्ड हैं और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि बहुत ही गरीब कंट्रीज हैं, ठीक है, वो पैसे की वजह से गरीब नहीं है, बिकॉज ऑफ वो गरीब है क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना, क्यों, यानी कि ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अर्ध विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 AN कैनक्रॉस। तो 2018 का जो पेपर है एस्टेट का, इकोनॉमिक्स का, वो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम जो है 2019 की एस्टेट के पेपर के साथ में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप एक कमेंट जो है प्यारा सा, आपको जैसी भी लगी उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। क्या आपको और ज़्यादा इसको कंसेप्ट को और क्लियर करना है तो आप लिख सकते हैं। आपको शॉर्ट में चाहिए तब भी आप लिख सकते हैं। तो आप जरूर लिखें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।